हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म रीजनिंग मंत्रा बाय संजय सर में। आज हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग के ग्रुप डी की। ग्रुप डी में जो प्रीवियस ईयर में पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे, हम उन्हीं क्वेश्चनों को एक बार इस क्लास में देखेंगे। चलिए हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और वैसे आज की क्लास का नंबर है 11। इससे पहले हमने 10 क्लासें कंप्लीट कर ली है, तो उम्मीद करता हूँ आप सबने उन 10 क्लासों को देखा होगा। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है ये वाला। यहाँ आपसे कहा गया है एक निश्चित कूट भाषा में हाइक दिस एटीट्यूड। हाइक दिस एटीट्यूड को NTAGFR यानी ये कोडिंग डिकोडिंग का है। तो चलिए इसे हम करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ लिखा है हाइक दिस एटीट्यूड एटीट्यूड, और इसका जो कोड हमें दिया गया वो दिया गया NTAGFR। और दिस लास्ट सैलरी, इसका जो हमें कोड दिया गया वो दिया गया KTLOAG। और हमसे पूछा गया इस भाषा में हिज को किस प्रकार लिखा जाएगा। अच्छा, आपको कल मैंने बताया था कि इन दोनों में से कोई भी, यहाँ जो 3 वर्ड आपको दिए गए हैं और नीचे भी 3 आपको वर्ड दिए गए हैं, क्या इन वर्ड में कोई ऐसा वर्ड है जो कॉमन आ रहा हो दोनों लाइनों में। यहाँ हाइक दिस एटीट्यूड लिखा है, यहाँ दिस लास्ट सैलरी लिखा है, तो यहाँ कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, दिस कॉमन दिखाई दे रहा है दोनों में। मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 मेरे को वर्ड कॉमन मिले, तो इसका मतलब मुझे आगे 2 कोड भी कॉमन मिलेंगे। क्या आपको कोड में AG और AG दिखाई दे रहा है? ठीक है। तो इसने आपसे पूछा किस चीज़ का कोड है, इसने पूछा हिज का। अच्छा, ये हिज नहीं, यहाँ पे दिस लिखा हुआ है, ये गलती से टाइप हो गया, यहाँ लिखा हुआ है दिस। दिस को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो दिस को लिखा जाएगा AG के रूप में, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में ही दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है एक निश्चित कूट भाषा में मेल MALE, मेल का जो कोड है वो हमें दे रखा है 5713। और VLEA इसका जो कोड हमें दिया गया है वो दिया गया है 5197। और आपसे पूछा है V का कोड बताओ। यहाँ देखो, पहले कॉमन ढूंढना है, क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, ALE। और यहाँ पर भी ALE क्या है, कॉमन है। तो जब 3 अल्फ़ाबेट कॉमन है, इसका मतलब 3 संख्याएं भी कॉमन मिलेगी आपको। 751 ये 3 संख्याएं कॉमन आ गई। अब जैसे M का कोड कहीं भी कॉमन नहीं था, तो यानी यहाँ फिर एक संख्या भी कॉमन नहीं थी, कौन सी थी, 3। ये 3 किसका कोड है, M का। और V का कोड क्या होगा, 9, क्योंकि ये 9 जो है कॉमन नहीं था, तो V का कोड क्या है, 9। और यहाँ आपसे पूछा क्या है, आपसे V का कोड पूछा है, तो V का कोड क्या होगा, 9, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यदि संख्या 56218643, संख्या दे रखी है 56218643 के प्रत्येक सम अंक में एक जोड़ दिया जाए। सम अंक जैसे 6, इसमें एक जोड़ोगे तो कितना होगा, 7। और 2 में एक जोड़ोगे तो 3, 8 और 1 9, 6 और 1 7, 4 और 1 5। फिर आगे क्या आता है, प्रत्येक विषम अंक में से एक घटा दिया जाए। जैसे विषम अंक यानी कि 5 1 3, इनमें से एक घटा दो, 5 में से एक गया, 4 0 2। तो इस प्रकार बनी नई संख्या में, यानी ये जो आपने नई संख्या अब आपने बनाई है, कितने अंक एक से अधिक बार दोहराए जाएंगे। यानी ऐसे अंक देखने जो एक से ज़्यादा बार आए हों, यानी कि 7 कितनी बार आ गया, 2 बार। उसके अलावा कोई अंक दूसरा दिखाई दे रहा है जो एक से अधिक बार आया है, नहीं दिखाई दे रहा, यानी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्या और चिन्ह श्रृंखला को, यानी ये संख्या और चिन्हों की आपको एक श्रृंखला दी गई है, और देखिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती जो है आपको केवल बाएं से करनी है, यानी बाएं से दाएं की ओर, यानी इस साइड से स्टार्ट करोगे और इस तरफ तक आप गिनती करते हुए आओगे। ये कह रहा है ऐसी कितनी संख्याएं हैं। इस क्वेश्चन को ऐसे लाइन टू लाइन सोल्व कर लिया करो। जैसे यहाँ कहा है ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले, यानी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके प्रत्येक के ठीक पहले एक चिन्ह, यानी संख्या के ठीक पहले क्या आना चाहिए, चिन्ह, और ठीक बाद
एक अन्य संख्या हो, यानी इस संख्या के ठीक बाद में क्या होनी चाहिए, एक दूसरी अन्य संख्या भी होनी चाहिए। आपको ऐसा पेयर देखना है जिसमें चिन्ह संख्या संख्या एक साथ हो। जैसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, चिन्ह नहीं है, चिन्ह संख्या और संख्या, एक पेयर ये बन गया। फिर देखो चिन्ह संख्या लेकिन आगे संख्या नहीं दे रखी, चिन्ह संख्या फिर संख्या नहीं दे रखी, चिन्ह संख्या और संख्या, ये कितने पेयर हो गए, दो। उसके बाद में नहीं है आगे, तो यानी कि आपका आंसर क्या आएगा, दो, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित त्रिक में, यानी ये जो तीन तीन के पेयर दे रखे हैं, अक्षरों का प्रत्येक समूह एक निश्चित तर्क के अनुसार अगले समूह से संबंधित है, यानी इसका संबंध इससे है, फिर इसका संबंध इससे है। दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो समान तर्क का पालन करता हो। यहाँ लिखा हुआ SANJ, SANJ और फिर AJNS और उसके बाद में इनको क्या बना दिया गया, JNAS। अगले में क्या कह रहा है, अगले में कह रहा है RAJV, राज, RAJV, इसको लिखा है AVJR और फिर इसको लिखा गया है VJAR। अब यहाँ से देखो इनमें क्या चेंज हुआ, जैसे ये S स्टार्टिंग में था फिर कहाँ चला गया, लास्ट में। यहाँ से R जो स्टार्टिंग में था कहाँ चला गया, लास्ट में। A जो सेकंड नंबर पे था कहाँ आ गया, पहले स्थान पर, और ये भी A कहाँ आ गया, पहले स्थान पर। N जो है तीसरे नंबर पे था और अभी भी कहाँ है, तीसरे नंबर पे। J भी कहाँ है, तीसरे नंबर पे, और ये जो J है ये कहाँ पहुँच गया, दूसरे नंबर पे, और यानी कि ये V कहाँ आएगा, सेकंड नंबर पे। ऐसा ही लॉजिक हमें यहाँ भी देखना है, और उसके बाद में आगे इसमें क्या चेंज हुआ हमें वह भी पता करना है। चलो ये जो आगे वाला चेंज है वो मेरे ख्याल से तो आपको दिख गया होगा, JNAS, इनको उल्टा लिख दिया यहाँ, JNAS, यहाँ दे रखा है VJAR और ये देखो VJAR इस तरफ लिख दिया। क्या ये वाली बात समझ में आई सबको? तो ऐसा कोई लॉजिक देखो, सबसे पहले तो ये सिंपल सा काम है, आप इस तरीके से आप यहाँ ढूंढो। यहाँ लिखा हुआ है ELBA, तो यहाँ होना चाहिए था ELBA, यानी ये ऑप्शन तो आपका क्या हो गया, गलत। METI, ये ऑप्शन अपना आंसर हो सकता है। TALF, ये भी गलत। SPAN, अब ये भी हो सकता है, दो ऑप्शन है। अब हम चेक करेंगे इन दोनों को, जैसे यहाँ जो लॉजिक लगाया था वही सेम लॉजिक इनमें लगाना है। यहाँ पे पहले स्थान पर था S जो कि कहाँ चला गया, लास्ट में। I जो पहले स्थान पर है लास्ट में यहाँ दे रखा है, जो सेकंड नंबर पे था वो आ गया फर्स्ट नंबर पे, यानी T जो है वो कहाँ आएगा, फर्स्ट नंबर पे। और जो यहाँ थर्ड नंबर पे था वो कहाँ है जी, थर्ड नंबर पे ही है। और M जो है लास्ट में था, M कहाँ चला गया, सेकंड नंबर पे, और इसमें भी सेकंड नंबर पे दे रखा है, यानी ऑप्शन आपका B क्या होगा, राइट। चलो इसमें देखते हैं, यहाँ लास्ट लेटर क्या था, S, और यहाँ लास्ट लेटर क्या है, S, लेकिन यहाँ देखो आप, इनमें जो लास्ट लेटर था वो आ गया फर्स्ट नंबर पे, यहाँ पे भी जो लास्ट लेटर था वो कहाँ दिखाई दे रहा है, फर्स्ट पे, यानी इसमें यहाँ गड़बड़ होगी। समझ गई ये वाली बात? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर B। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है उत्तर आकृतियों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो आकृति C से, यानी ये वाली आकृति जो C है उससे ठीक उसी तरह संबंधित है जिस तरह प्रश्न आकृतियों में दी गई आकृति B आकृति A से संबंधित है। यानी B का रिलेशन किसके साथ में, A से आपने B आकृति कैसे बनाई, उसी तरीके से आपने C से D आकृति बनानी है। यहाँ एक प्रश्न आकृति में आपके पास में गोल सर्किल दिया गया था जो कि खाली था, आगे फिर इसमें कितनी तिलियां जोड़ दी गई, 1 2 3 4, यानी इसको 4 टुकड़ों में काट दिया गया। तो ये जो स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है, जब आप इसको यहाँ लेके आओगे तो इसमें भी कितने टुकड़ों में काटोगे, 4। कितने टुकड़ों में, 4 टुकड़ों में, 1 2 3 4। कुछ इस तरह का डायग्राम आपके पास में दिया गया है। यहाँ एक लाइन कम है और इधर भी एक लाइन कम है, ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, यानी आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। सबके समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है, दी गई प्रश्न आकृतियों में से असंगत की पहचान करो। यानी 4 आपको अलग अलग आकृतियां दी गई है, आपको बताना है इनमें से कौन सी एक आकृति है जो अलग है। ये जो बाहर की साइड में आपको व्हाइट कलर का इतना सा टुकड़ा दिखाई दे रहा है ना, अगर मैं इसको उठा के यहाँ वापस अंदर रख दूं तो ये पूरा गोल सर्किल जो है वो व्हाइट कलर का ही होगा। मान लो जी ये पूरा गोल सर्किल पहले व्हाइट कलर का था, मैंने उसमें से इतना टुकड़ा निकाल के बाहर रख दिया तो फिर ये अंदर जो है ब्लैक ब्लैक रह गया ना। सेम काम यहाँ, ये पूरा एक स्क्वायर था मेरे पास व्हाइट कलर का, आयत था मेरे पास रेक्टेंगल। मैंने क्या किया, इसका इतना टुकड़ा यानी 1/4 हिस्सा इसका मैंने काट के बाहर रख दिया जो कि व्हाइट कलर का था, तो फिर अंदर वाला हिस्सा ब्लैक कलर का रह गया। वैसे ही आपके पास में एक स्क्वायर दिया गया था, उसका भी मैंने 1/4 हिस्सा निकाल के बाहर रख दिया व्हाइट कलर में। ये देखो ये व्हाइट कलर में दे रखा है, ये भी व्हाइट कलर में है और यहाँ पर ये भी व्हाइट में, फिर ये बाकी जो बचा वो ब्लैक पोर्शन वो अंदर रह गया। अब मैंने माना जी ये मेरे पास पूरा एक व्हाइट कलर का क्या था, ट्रायंगल, और उसमें से अगर मैं इतना टुकड़ा काटूंगा तो जो बाहर निकलेगा वो व्हाइट कलर में निकलेगा टुकड़ा, लेकिन यहाँ क्या निकाल रखा है इन्होंने, ब्लैक कलर में। तो अलग कौन सा हो गया इन चारों में से, ऑप्शन नंबर 4। ये आपको किस में दिया गया है, ये आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपको देखा है नंबर सीरीज से, यहाँ लिखा हुआ है 10, 132, 234, 318, क्वेश्चन मार्क और 440। सबसे पहला काम तो आपको करना होता है नंबर सीरीज में गैप चेक करना होता है। अच्छा एक चीज़ और देखो, क्या नंबर डबल हो रहे हैं, नहीं हो रहे। यहाँ 13 का दुगुना 26 और 23 दूना 46 डबल तो नहीं हो रहे, इनके बीच का क्या करोगे फिर आप, जब डबल नहीं हो रहे तो आप एक बार सिंपल सा काम है, आप गैप चेक कर लो। अच्छा 10 में कितने प्लस करोगे, 132 बनाने के लिए 122 प्लस करोगे, और 132 से जब आप 234 पर जाते हो तो कितने प्लस करते हो, यहाँ करते हो जी 4 में से 2 गए 2, 3 में से 3 गए 0, 102। 234 से आप जब 318 पर जाते हो तब कितने प्लस करते हो, 8 में से 4 4, 11 में से 3 गए तो 8, यानी 84 जोड़ते हो आप। अगर मैं 384 से आगे चेक करूं तो मेरे को यहाँ क्वेश्चन मार्क का निशान दिया गया है। क्या ये कोई आपको गैप लॉजिकल लग रहा है, या किसी एक पहाड़े में आता हो, या कोई नंबर की स्क्वायर क्यूब हो, ऐसा नहीं है। तो फिर एक बार गैप में दोबारा आप लोग गैप चेक कर लो। 122 में से कितने घटाऊं, 102 आए, मैंने घटाए यहाँ पर 20। 102 में से कितने माइनस करूं जब मेरे को 84 मिले, तो ये हो गए 16 और 2 18, मैंने 18 माइनस कर लिए। अब मेरे थोड़ा लॉजिक समझ में आ रहा है कि यहाँ -20 किया गया है, यहाँ -18, तो यहाँ पर कितना माइनस किया गया होगा, 16, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं 84 में से 16 घटाऊँ तो कितने बचते हैं यहाँ पर, 14 में से 6 गए 8, 7 में से 1 गया 6, तो जब आपने 84 में से 16 घटाया तो कितना बचा, 68। अब देखो जी ये नंबर तो आप प्लस कर रहे हो इसमें, तो 318 में जब आप प्लस करोगे 68 को तो 8 और 8 16, 6 और 1 7 और 1 8, 386। यहाँ -16 किए थे तो मैं यहाँ माइनस कितने कर देता हूँ, 14। जब आप 14 घटाओगे 68 में से तो कितना आएगा, 4 और 6 में से गया 5। अब ये नंबर जो है 54, ये 386 में जोड़ के जब आप देखोगे तो क्या 440 आ रहा है क्या, 6 और 4 10, 8 और 5 13 और 1 14, और ये हांसल जो बची थी मैंने 3 में 1 जोड़ दिया, कितने हो गए 440, यानी ये सीरीज आपकी कंप्लीट होगी। तो यहाँ तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो संख्या आएगी वो आएगी 386, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दी गई थी। क्या ये वाली बात सबको समझ में आ गई। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। अच्छा आपको 5 संख्याएं दे रखी है, मतलब टोटल 5 दी गई है जो कि 3 के पेयर में, यानी कि 426, 634, 543, 636 और 571। अब ये कह रहा है उदाहरण के रूप में 6 9 7, इसमें पहला अंक क्या है 6, दूसरा अंक 9, तीसरा अंक 7। फिर एक आपको नोट दिया गया है, और नोट को हमेशा एग्जाम में ध्यान से पढ़िए क्योंकि नोट के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ कही जाती है। यहाँ कहा गया है सभी संक्रियाएं बाएं से दाएं करनी है, यानी आप इधर से उस साइड सोल्व करोगे, ना कि उल्टा इसको इस तरीके से सोल्व करोगे। क्वेश्चन कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 3 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या जैसे 426, 426 के बाद में अगली संख्या है 634, फिर
643, 636 और 571। अब इसने कहा है प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 3 जोड़ दो, यानी 4 और 3 7 और बाकी के दोनों सेम। 6 और 3 934, 5 और 3 843, 936 और ये हो गया 871। तो कितनी संख्याओं में पहला अंक दूसरे अंक से विभाजित होगा? यानी ये 7 जो है 2 से डिवाइड जाता है? नहीं जाता। 9 में 3 का भाग जाता है? बिल्कुल जाता है। और 8 में 4 का भाग भी जाता है। 9 में फिर 3 का भाग जाता है और 8 में 7 का भाग नहीं जाता। तो पूर्णतः विभाज्य होगा वो कितनी संख्याएं हैं? 3, 1, 2 और 3। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है यदि ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ गुणा, सी का अर्थ प्लस और डी का अर्थ माइनस, तो निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? ये आपको समीकरण दी गई है। ये समीकरण मैंने यहाँ लिख ली 46। ए का मतलब क्या था? भाग, यानी बटा में 2। सी का मतलब क्या है? सी का अर्थ है प्लस। लो जी, अपने प्लस का निशान लगा के 21 लिख दिया। और फिर डी का अर्थ क्या दे रखा है? -8। और बी का अर्थ क्या है? गुणा। तो गुणा 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। 40 में जब आप 2 का भाग दो कितना आएगा? 23 प्लस 21 माइनस 8 इंटू 3 कितना हो गया? 24। 23 में से जब आप 24 घटाते हो या 24 में से 23 घटाते तो माइनस का 1 बचता है। और 20 में से जब -1 करोगे तो कितना आएगा? सॉरी, 21 में से जब आप -1 करोगे तब कितना आएगा? 20। यानी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है एक कक्षा में सभी 147 छात्र उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं। मान लिया मैंने कि ये एक पंक्ति है और इस एक पंक्ति में टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 147। ये टोटल कैंडिडेट आपके पास में दिए गए हैं। प्रतीक दाएं छोर से 63वें स्थान पर है। ये जो साइड है वो कौन सी साइड है? दाहिनी साइड, यानी कि राइट साइड। और उस साइड जो साइड दे रखी है ये है लेफ्ट साइड। इसने कहा है प्रतीक जो है वो दाएं छोर से 63वें स्थान पर है। मान लो जी यहाँ से प्रतीक बैठा था 63वें स्थान पर, और मुस्कान, जबकि मुस्कान बाएं छोर से 58वें स्थान पर है, यानी लेफ्ट से मुस्कान का स्थान कौन सा है? 58वां। आपसे पूछा गया था प्रतीक और मुस्कान के बीच कितने व्यक्ति खड़े हैं। एक छोटी सी बात याद रखना, यहाँ टोटल कैंडिडेट आपको दिए गए हैं 147। अब इनको जोड़ो, कितने हो गए? 8 और 3 11, 6 और 6 12, यानी 121। क्या 147 से कम है? 147 से बिल्कुल कम है। तो यानी कि व्यक्ति हमें ये बीच वाले निकालने हैं इनके, और ये दोनों लोग यहाँ एक दूसरे से डिस्टेंस पे बैठे हैं। इन्होंने एक दूसरे को क्रॉस नहीं किया, आगे नहीं निकले ये क्रॉस करके, क्योंकि इन व्यक्तियों से इनकी संख्या क्या है? कम है। अब क्या करोगे? 121 आप 147 में से माइनस करोगे 121 को। 7 में से 1 गया 6, 4 में से 2 गए 2, यानी ये जो 26 लोग हैं कौन है? वो 63 और 58, यहाँ से लेके यहाँ तक व्यक्ति थे टोटल 58, और यहाँ से लेके यहाँ तक के टोटल व्यक्ति थे 63। मैंने जब इन व्यक्तियों को जोड़ा तो कितना आया? 121। मैंने इन सबको इस पंक्ति से हटा दिया, तो इस पंक्ति में केवल वही लोग बचेंगे जो मेरे पास अब यहाँ आया है 147 में से 21 माइनस करने पर। तो ये बीच में जो लोग बैठे हैं उनकी संख्या कितनी है? 26। ये कितने लोग हैं? 26। तो ये हमारे क्वेश्चन में क्या होगा? राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक बार आप इस क्वेश्चन को पढ़ो सारे जने। पढ़ के देखो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। चलिए करते हैं ट्राई अपन। ये कह रहा है यू आर की पुत्री है। अच्छा, आर की पुत्री कौन है? यू। फिर कहता है आर का विवाह एम से हुआ है। आर का जो विवाह है वो किसके साथ हुआ है? एम के साथ। एम पी का पुत्र है। एम जो है वो किसका पुत्र है? पी का। यानी एम पुत्र है मतलब पुरुष, तो फिर आर कौन हो गई? महिला। फिर अगले लाइन में कहता है पी का विवाह जे से हुआ है। यानी पी जो है उसकी शादी किसके साथ हुई है? जे के साथ।
अगली लाइन में कहता है जे डी का पिता है, यानी ये जो जे है वो किसका पिता है, डी का पिता, तो फिर ये कौन होगी, जे की माँ। अगली लाइन में कहता है जी डी एन का भाई है, डी जो है वो किसका भाई है, एन का, यानी डी कौन है, एक लड़का, और ये तीनों कौन है, भाई बहन है। अभी ये नहीं पता अपने को कि एन पुरुष है या महिला है, वो भी कंफर्म नहीं है। अगले लाइन में कहता है जी एन का पुत्र है, ये एन है, इसका पुत्र जो है उसका नाम क्या है, जी। और आपसे पूछा है पी का यू से क्या संबंध है, पी का यानी इस वाले का यू से क्या संबंध है वो आपको बताना है। तो यू के पिता की माता, ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिया गया है, यू के पिता की माता, पिता की माँ, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके पास में दे रखा है जी ये डायरेक्शन का, कहा है जतिन बिंदु ए से चलना शुरू करता है और दक्षिण में 9 किलोमीटर चलता है। मान लो जी जतिन ने इस बिंदु से चलना स्टार्ट किया और दक्षिण की तरफ कितना गया, 9 किलोमीटर। फिर वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। यहाँ से उसने दाएं मोड़ लिया और कितने किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है। यहाँ से एक बार फिर दाएं मुड़ेगा और कितने किलोमीटर चलेगा, 15। तो ये जो डिस्टेंस है 9 इसके बराबर है। उसके बाद में कितना रह गया, 6 और चलाना है। क्या ये टोटल 15 हो गया, 9 और 6, हाँ जी बिल्कुल 15 हो गया। उसके बाद में क्या कह रहे हैं, फिर वे दाएं मुड़ता है और 11 मीटर चलता है। यहाँ से उसको दाएं मोड़ के 11 किलोमीटर चला दो आप। पहले तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो भुजा है उस भुजा के बराबर है, यानी कि ये कितना हुआ, 3। मेरे को टोटल चलना कितना था, 11 किलोमीटर, जिसमें से मैं 3 कवर कर चुका हूँ। आगे मेरे को चलना है 8 किलोमीटर। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, यानी यहाँ से वह दाएं मुड़ेगा और कितना चलेगा, 6। ये देखो ये वाला जो 6 है क्या उस 6 के बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा। क्या ये वाली बात समझ में आई आपको। और बिंदु P पर रुकता है, यानी इस बिंदु को क्या नाम दिया गया है, बिंदु P। बिंदु A तक दोबारा पहुंचने के लिए, A मतलब जिससे जहां से उसने चलना स्टार्ट किया था, ये रहा बिंदु A से चलना शुरू करता है। आपको कह रहा है जी बिंदु A तक दोबारा पहुंचने के लिए, यानी यहां से बिंदु A तक पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में चलना होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक उसको 8 किलोमीटर की, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है 8 की इतनी, क्या ये इस 8 के बराबर होगी, बिल्कुल। यानी ये जो दूरी है वो कितनी होगी, 8। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर आएगा 8 किलोमीटर। अच्छा डिस्टेंस, वो आपको डायरेक्शन भी पूछी है, किस दिशा में चलना होगा। आप यहाँ से घर की तरफ जाना चाहते हो तो ये दिशा कौन सी है, पश्चिम दिशा, यानी 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर। ये हमारे क्वेश्चन क्या होगा, राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है उत्तर दिशा के सम्मुख बैठे छात्र। आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िए यहाँ तक, उसके बाद मैं आपको सोल्व करवा देता हूँ। हाँ जी, आइए सब ने पढ़ लिया वो क्वेश्चन को। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है और इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। हाँ जी, इस क्वेश्चन में कहा गया है उत्तर दिशा के सम्मुख बैठे छात्र की एक पंक्ति में मनीष दाएं छोर से 31वें स्थान पर है। यानी मैंने मान लिया ये छात्रों की एक मेरे को पंक्ति दी गई है और ये जो छोर है वो कौन सा छोर है, दायां, और ये वाला छोर कौन सा है, बायां। इसने कहा है मनीष दाएं छोर से 31वें स्थान पर। यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो 31वें स्थान पर मान लो जी यहाँ कहीं पर कौन बैठा है, मनीष बैठा है 31 नंबर पे। और अगली लाइन में क्या कहता है, अगली लाइन में आपसे कहा गया है और पूनम दाएं छोर से 32वें स्थान पर है। यानी अगर दाएं छोर से मैं गिनना स्टार्ट करूं तो 31 और 32, मनीष का स्थान था 31वां और 32वें स्थान पर कौन है, पूनम, ये बैठी है दाएं छोर से 32वें स्थान पर। फिर कहता है आपसे कि पूनम और मनीष के बीच व्यक्तियों की संख्या। पूनम और मनीष के बीच कितने व्यक्ति है, 0 व्यक्ति है। 32, ये 31वें स्थान पर कौन है, मनीष, और 32वें स्थान पर कौन है, पूनम। यानी कि ये दोनों पड़ोसी हैं और इनके बीच में कोई व्यक्ति नहीं होगा। तो मनीष और पूनम के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या,
पूनम और पिंकी के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या के बराबर है। अच्छा, क्या पिंकी यहाँ आ सकती है इस साइड में? नहीं, क्योंकि यहाँ कौन बैठा है? मनीष। तो यानी पिंकी जो है इसके बाद आएगी। मान लो जी यहाँ कौन बैठी थी? पिंकी। अगर यहाँ से मैं गिनना स्टार्ट करूँ तो पूनम का स्थान था 32वां और पिंकी का स्थान कौन सा होगा फिर? 33वां। यानी यहाँ पर कौन है? 33 नंबर पे पिंकी बैठी है। लो, क्या यहाँ तक आप सबके क्वेश्चन समझ में आया? फिर अगले में कहता है यदि पिंकी पंक्ति के बाएं छोर से 10वें स्थान पर है। अच्छा, अगर मैं बाएं छोर से देखूं तो पिंकी का स्थान जो है वो कौन सा दिखाएगा मेरे को? 10वां। और पूछा क्या है? तो पंक्ति में कितने छात्र हैं। हाँ जी, जब पंक्ति में टोटल छात्रों की संख्या आपसे पूछी गई है तो आपको कोई ऐसा व्यक्ति देखना है जिसका स्थान आपको दोनों साइड से पता हो। अब मेरे को पिंकी का स्थान दोनों साइड से पता है, दाईं ओर से 33वां था, बाएं से 10वां। तब आप क्या करोगे? जब किसी एक व्यक्ति की पोजीशन आपको दोनों साइड से दे रखी हो तो दोनों का टोटल करके 1 माइनस करना होता है। तो 30 और 10 40 और 3 43। अब 43 में से आप 1 माइनस करोगे तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? 42। क्योंकि एक व्यक्ति है पिंकी, उसको आपने 2 बार काउंट कर लिया, लेफ्ट से भी और राइट से भी। अब जब 2 बार आपने इनको काउंट किया है तो पिंकी तो एक ही है, इसलिए मैंने 1 माइनस किया। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, जो कि हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है 7 व्यक्ति Q, P, X, T, U, V और W उत्तर दिशा के सम्मुख एक पंक्ति में बैठे हैं। कितने व्यक्ति हैं? 7। ये कह रहा है X के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। मैंने मान लिया जी X यहाँ बैठा है और उसके दाहिनी छोर पर या उसके दाहिनी ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं? 2। तो यानी बाकी व्यक्ति तो इस साइड आएंगे फिर। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने व्यक्ति हो गए? 7। अगले लाइन में कहता है एक्स और यू के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अच्छा, ये बैठा एक्स, 2 का गैप देके मैं यहाँ इस साइड यू को बिठा सकता हूँ? नहीं, तो इस साइड बिठाते हैं। 2 का गैप देके मैंने यहाँ किसको बिठा दिया? यू को। अगले लाइन में कहता है Q और V के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अच्छा, Q और V के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? केवल 2। अब हो सकता है Q इस साइड बैठा हो और V इस साइड बैठा हो, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है। अगले लाइन में क्या कहा गया है? अगले लाइन में कहता है V X के ठीक बाईं ओर बैठा है, यानी X के ठीक बाएं इस साइड में कौन आएगा? V। अब ये चेक करो स्टेटमेंट जो आपको पहले दी गई थी, Q 2 का गैप देके कौन आना चाहिए? V। और V आपको यहाँ दे दिया है और 2 का गैप देके Q यहाँ पर भी आ सकता है, 2 का गैप देके Q अभी यहाँ पर भी आ सकता है। अगले लाइन में कहा गया T W के ठीक दाईं ओर बैठा है। अच्छा, क्या W के ठीक दाईं ओर T इस तरीके से बैठेगा? यानी ये दोनों व्यक्ति जहां भी आएंगे साथ आएंगे। अगर मैं यहाँ W को बिठाऊं तो T के लिए जगह नहीं बचती, अगर यहाँ W को बिठाऊं तब भी T के लिए जगह नहीं है। अगर मैं यहाँ W को बिठाऊं तो क्या T मेरा यहाँ आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। अब देखो, कोई एक लाइन अपन ने छोड़ी थी क्या? ये कह रहा था V X के ठीक बाईं ओर और उसके बाद में T W के ठीक दाईं ओर बैठा है। ये अपन ने क्वेश्चन कर लिया। अब आपसे पूछा गया पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? पंक्ति के, अच्छा ये लाइन अपन ने मिस कर दी कि Q इस साइड भी आ सकता है और इस साइड भी आ सकता है। दो भी पॉसिबिलिटी अपने पास में बाकी है। बंदे टोटल बिठाने थे 7, कितने बिठा दिया आपने? 1 2 3 4 और 5 तो कंफर्म हो गए। अच्छा, Q इस साइड आ ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पहले से T बैठा है, तो Q के लिए तो फिर एक ही स्थान बचा ना इस साइड में। अच्छा सॉरी, ये यहाँ पर मैंने गलती से ड्रॉ कर दिया Q को, क्योंकि यहाँ पहले से T बैठा था, तो फिर Q के लिए जगह तो ये बचेगी आपके पास में। अब देखो एक व्यक्ति कौन सा रह गया? P रह गया, तो मैंने P को यहाँ बिठा दिया। और इसने आपसे कहा है, पूछा है कि पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो बाएं छोर से पहला, बाएं छोर से दूसरा और बाएं छोर से तीसरा स्थान, और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? P, जो कि हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया जी कथन और निष्कर्ष का, यानी सिलोजिज्म का क्वेश्चन। यहाँ आपसे कहा गया है कथन में सभी छात्र शिक्षक है, सभी छात्र शिक्षक है। हाँ जी, जितने भी छात्र हैं वो क्या है? शिक्षक। तो हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। सारे के सारे छात्र वो किसके अंदर आएंगे? शिक्षक के अंदर आएंगे। ये अपने डायग्राम इसका बना लिया।
फिर कहा गया सभी शिक्षक मनुष्य हैं, यानी सारे के सारे शिक्षक जो हैं वो क्या है, मनुष्य है। यानी सभी शिक्षक किसके अंदर आएंगे, मनुष्य वाले डायग्राम के अंदर सारे शिक्षक आएंगे। अब बात करते हैं निष्कर्ष की। पहला निष्कर्ष है सभी शिक्षक छात्र हैं। देख के बताओ क्या ये बाहर की तरफ से जो डायग्राम दिखाई दे रहा है सारे शिक्षकों का, क्या वो छात्र हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो ये क्या हो गया, गलत। अगला निष्कर्ष सभी मनुष्य छात्र है। क्या बाहर से जब आप अंदर की तरफ आते हो तो सभी वर्ड यूज होता है या कुछ, बाहर से जब आप अंदर जाओगे तो सिर्फ कुछ वर्ड का ही आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इसने कहा है सभी मनुष्य छात्र है, नहीं सारे मनुष्य छात्र नहीं है, कुछ मनुष्य छात्र हो सकते हैं। तो ये वाली बात भी इसकी क्या होगी, गलत। यानी निष्कर्ष एक और निष्कर्ष दोनों ही पालन नहीं करते, ऐसा कोई ऑप्शन है ना। तो निष्कर्ष एक और ना ही दो पालन करता है, यानी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लीजिए, आज की स्लाइड में इतने क्वेश्चन थे और ये आपके प्रीवियस ईयर पेपरों में आए हुए क्वेश्चन है। तो आप वीडियो को ध्यान से व क्वेश्चनों को सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज करके। आप पहले वीडियो पॉज करो, उसके बाद में आप क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर नहीं समझ में आया तो फिर एक बार जो तरीके हैं यहाँ मैंने करवाए हैं उनको आप देख लो। चलिए, आप एक काम कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं कल की क्लास में।